बच्चों, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। बाह्य प्रक्रिया भाग 2। इस पार्ट में बाह्य प्रक्रिया जिस प्रकार होती है और होने के बाद जो भूरूप या भूस्वरूप तैयार होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक। चौथा पार्ट है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। देखिए, इस पाठ में खनन अपक्षरण के कारण भूपटल में निरंतर परिवर्तन होते हैं। अपक्षरण यानी खनन निक्षेपण चट्टानों का कारक द्वारा होने वाला परिवर्तन, नदी, हिमनदी, पवन, सागर की लहरें, ये कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। इन कारकों के कारण भूपटल पर निरंतर परिवर्तन होते हैं और नए नए भूरूप निर्मित होते हैं। इस पाठ में से कुछ भूरूपों की जानकारी हम यहाँ लेंगे। जो नए नए भूरूप किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार तैयार होते हैं। खनन अपक्षरण कार्य के कारण मुख्यतः भूपटल का क्षरण होता है। हमने इसका अध्ययन पिछले पाठ में किया है। खनन कार्य से बनी जलोढ़ मिट्टी कारकों द्वारा बहाकर ली जाती है। कारक की गति मंद होने पर उसका निक्षेपण होता है। इस पद्धति से बहता पानी, हिमानी यानी हिम नदी, पवन, सागर की लहरें, ये भूजल, ये कारक अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। अपक्षरण यानी खनन कार्य, वहन मतलब बहकर ले जाना, निक्षेपण यानी संचयन करना। इन कारकों के कारण, ये कारक है, इन कारकों के कारण भूपटल में निरंतर परिवर्तन होते हैं और नए नए भूरूप तैयार होते हैं। इस प्रकरण में से कुछ भूरूपों की जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। कारक जो है इसमें नदी, हिमानी यानी हिम नदी, पवन, सागर की लहरें, ये कारक है। पहले इसमें कारक जो पहले है नदी। आप लोग को पता होगा कि नदी का उद्गम और उसका जो मिलन होता है, इसमें बहुत सारा अंतर होता है और जो बीच में उसका प्रवाह होता है, और यही उसका खनन, वहन और निक्षेपण कार्य इसी में आता है। हिमानी या हिम नदी यानी बर्फ की नदी, पवन यानी हवा, इसका असर ज्यादा करके रेगिस्तानों में होता है। और सागर की लहरें यानी सागर का किनारा भाग, वहां पर ये कारक है, वहां प्रकार के भूरूप तैयार होते हैं। देखते हम अभी नदी का कार्य और भूस्वरूप। आज हम नदी का कार्य और भूस्वरूप इसके बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। जो भूरूप बने उसके बारे में माहिती लेने वाले हैं। नदी का कार्य और भूस्वरूप, इसमें मुझे आप लोग को पता है नदी किसे कहते हैं या नदी क्या है। यहाँ पर जो किताब में दिया है, सारिणी, नहर, नाला, नदी, इनमें आप किस प्रकार अंतर करेंगे। सारिणी यानी छोटा उहोड़ यानी झरना आप लोग बोल सकते हैं। नहर यानी छोटा झरना गांव में आप लोग को दिखाई देगा। नाला यानी नदी के पहले वाला बड़ा नाला होता है और बाद में नदी। तो ये इसमें इस प्रकार का अंतर है कि वो ऐसे सारिणी छोटी रहती है, एकदम झरना जैसे। बहुत सारी सारिणी बनकर एक साथ जब उसका संगम होता है, मिलन होता है, तो नहर बनता है। और बहुत सारे नहर एक होकर नाला बनता है और ऐसे नाले बहुत सारे एक होकर नदी बनती है। नदी का उद्गम इसमें होता है। तो नदी नदी किसे कहेंगे। देखिए बच्चों, प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण
भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है, इसे जल प्रवाह कहते हैं। ऐसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित होती है। ये इसकी व्याख्या है कि प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और और स्वयं अपना मार्ग बनाता है, इसे जल प्रवाह कहते हैं। ऐसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित होती है। नदी क्या देखिए, नदी प्रकृति द्वारा विकसित एवं लगातार परिमार्जित मार्ग पर बहते पानी की अविरल धारा ही नदी है। बरसात उसे जन्म देती है ना, जब भी बारिश होगी तभी नदी का उद्गम होगा और तभी नदी बहेगी, तो बरसात उसे जन्म देती है। भूप्रदेश की ढलान, चट्टान का प्रकार, नदी से बहने वाली पानी की मात्रा और गति, प्रवाह की लंबाई, नदी की जलोढ़ मिट्टी की मात्रा आदि घटकों पर नदी का खनन वहन और निक्षेपण कार्य निर्भर होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, हो सकता है मराठी में होगा, समझ लेना, मैं हिंदी में उसको बाद में ट्रांसफर कर देता। ठीक है। एक मिनट बता रहा हूँ। कुणाला माहित आहे? मुलांनो, ही चित्रे पहा. खनन कार्यामुळे तयार झालेली भूरूपे म्हणजे घळई व्ही आकाराची दरी आहे आणि नदीच्या वहन व संचयन कार्यामुळे तयार झालेली भूरूपे म्हणजे नागमोडी वळणे, पंखाकृती मैदाने, पूरतट व पूर मैदाने आणि त्रिभुज प्रदेश इत्यादी आहेत. मुलांनो, कोकणच्या किनारपट्टीवर अनेक खाड्या आहेत, पण त्रिभुज प्रदेश नाहीत. असे का असेल? कुणाला माहित आहे का? नाही माहीत? बरं, मीच सांगते. तर मोठ्या लांबीच्या नद्यांच्या मुखाशी त्यांनी वाहून आणलेल्या गाळाचे निक्षेपण म्हणजे संचयन होणे. त्यामुळे नदी प्रवाहाला अनेक फाटे फुटतात व नदी अनेक मुखांनी समुद्राला मिळते आणि नदीच्या मुखाशी त्रिभुज प्रदेश तयार होतात. हे आपल्याला माहित आहे. कोकण ही अरुंद किनारपट्टी आहे, म्हणून कोकणातील नद्या या तुलनेने कमी लांबीच्या व सह्याद्रीच्या उतारावरून येत असल्याने अधिक वेगवान आहेत. त्यामुळे अशा नद्या तुलनेने कमी गाळ वाहून आणतात. त्यामुळे कोकणच्या किनारपट्टीवर अनेक खाड्या आहेत, पण त्रिभुज प्रदेश नाहीत. खाडी म्हणजे नदी समुद्राला मिळते. तिथे नदीच्या मुखाशी समुद्राचे भरतीचे पाणी जिथवर आत येते तो भाग. मुलांना, तुम्हाला हे माहीत असायला हवे की नदीच्या नागमोडी वळणाजवळ एखादे सरोवर असू शकते, कारण ज्यावेळी पूर येतो त्यावेळी नदीच्या पाण्याचा जोर वाढतो व नदी प्रवाह नागमोडी न वळता सरळ दिशेत वाहतो. त्यामुळे एखाद्या तुटलेल्या नागमोडी भागातून सरोवर निर्माण होतो. या सरोवरांना नालाकृती सरोवरे असे म्हणतात, कारण त्यांचा आकार सी अशा स्वरूपाचा असतो आणि हा भाग नागमोडी वळणाचा तुटलेला भाग असतो. उदाहरणार्थ, या प्रकारे सरोवरांचा आकार असतो. अशा तऱ्हेने नदीच्या खनन, वहन व संचयन कार्यातून विविध भूरूपे तयार होतात. हिमनदीचे कार्य व भूरूपे.
का उद्गम समुद्र सतह से अति ऊंचाई पर होता है। वहाँ नदी तेज गति से बहती है, अतः उसकी क्षरण करने की शक्ति अधिक होती है। नदी के तेज प्रवाह के कारण तथा उसके रेत पत्थर कंकड़ इनके कारण उसी प्रकार उससे आकर मिलने वाले उपप्रवाहों के कारण नदी की सतह और किनारों का खनन होता है। परिणामतः गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी, जलप्रपात आदि भूरूप तैयार होते हैं। देखिए बच्चों, जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखा उसमें यही बताया है कि किस प्रकार के भूरूप बनते हैं। जैसे कि भारत के पश्चिमी घाट पर, ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो नदियाँ जिनका उद्गम हुआ है उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए जो त्रिभुज प्रदेश अभी बताया वीडियो में वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर के खाड़ियाँ दिखाई देती। खाड़ी किसे कहेंगे कि जो समुद्र का पानी जमीन के जहाँ पर नदी समुद्र को जाकर मिलती है, समुद्र को जाकर मिलती है, उसे खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा करके खाड़ी दिखाई देगी और त्रिभुज प्रदेश यहाँ पर नहीं देखने को मिलते, क्योंकि इन नदियों का जो लंबाई है वो कम है और खनन करे की जो क्षमता है वो भी कम है। ठीक है। वैसे भारत के उत्तर में जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा यमुना भारत के उत्तर में है, वो बंगाल के उपसागर में जाकर मिलती है, उनकी लंबाई भी ज़्यादा है और जहाँ पर सागर को जाकर मिलते हैं वहाँ पर इस प्रकार के डेल्टा प्रदेश या त्रिभुज प्रदेश देखने को मिलते हैं। ठीक है। अभी नदी का खनन या खनन कार्य से बने हुए भूरूपों की भी हम लोग को जानकारी लेनी है। जो अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा वैसे ही पहला गंभीर खड़ उसमें मराठी में घड़ई बोलते हैं। जो वीडियो में देखा आप लोगों ने, नदी के खनन कार्य से बने भूरूप ये 5 है। गंभीर खड़, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, कुंभगर्त, गुम्फित, गिरिपाद, ये नदी के खनन कार्य से बने भूरूप हैं। अभी देखिए इसमें झील है ना, नालाकृति झील भी है, इसमें नहीं बताया। तो नालाकृति झील उसमें बताया कि किस प्रकार वो भी बनता है। ठीक है। पहले गंभीर खड़ देखिए, गंभीर खड़ किसे कहेंगे? नदी के तीव्र खनन कार्य से नदी तट, नदी का तल कंकड़ की वजह से गहरा हो जाता है। नदी दोनों तट तीव्र ढलान के हो जाते हैं, उसे गंभीर खड़ कहा जाता है। वापस से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, गंभीर खड़ समझना है। नदी के तीव्र खनन कार्य से नदी तट यानी नदी किनारा, नदी का तल कंकड़ की वजह से गहरा हो जाता है। नदी दोनों तट के तीव्र ढलान के हो जाते हैं, उसे गंभीर खड़ कहा जाता है। देखिए ये वाला गंभीर खड़, दोनों तट देखो एकदम गंभीर तीव्र ढलान के है, इसका तल नीचे नीचे जाता दिखाई देगा आप लोग को। ये गंभीर खड़ इस प्रकार। वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी किसे कहेंगे, कैसे समझेंगे इसको? नदी के तेज प्रवाह के कारण तथा उसकी रेत पत्थर कंकड़ इनके कारण नदी की सतह और किनारों का खनन होता है और इंग्रजी वी आकार प्राप्त होता है। वी आकार की घाटी नदी के तेज प्रवाह के कारण तथा उसकी रेत पत्थर कंकड़ इनके कारण नदी की सतह और किनारों का खनन होता है और इंग्रजी वी आकार प्राप्त होता है। इस प्रकार ये वी आकार की घाटी है। उसके बाद ये गुंबाद वाला है जलप्रपात, ये एक भूरूप है ये, जहाँ पर ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। हमारे भारत देश में कोकण किनारा हो, यहाँ पर ज़्यादा इस प्रकार के जलप्रपात देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीव्र ढलान वाला भाग है और बारिश भी ज़्यादा होती है, इसके कारण जलप्रपात यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। कुंभगर्त किसे कहेंगे? बहते पानी में से किसी जगह पानी चक्राकार गति से घूमता है, वहाँ पर कुछ छिद्र तैयार होते हैं, उसे कुंभगर्त कहते हैं। बहते पानी में से किसी जगह
बहते पानी में से किसी जगह पानी चक्राकार गति से घूमता है, वहाँ पर कुछ छिद्र तैयार होते हैं, उसे कुंभकर। जैसे कि तीव्र ढलान हो, वहाँ से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, चट्टान है, वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि चट्टान को वो पानी टकराता है, पानी के साथ कंकड़ भी है, तो बार बार टकराने से क्या होगा कि जो चट्टान है उसमें छेद छिद्र आएगा और वो बड़ा बड़ा होते जाएगा, उसे कुंभकर ऐसी इस प्रकार बोलते हैं, कुंभकर। गुम्फित गिरिपात। नदी प्रवाह के दोनों बाजू में पहाड़ की श्रृंखलाएं हो तो गुम्फित गिरिपात तैयार होता है। नदी प्रवाह के दोनों बाजुओं में पहाड़ की इस प्रकार, ये है गुम्फित गिरिपात। दोनों बाजू में पहाड़ की श्रृंखलाएं है, आगे पीछे इस प्रकार वो गुम्फित गिरिपात तैयार होता है। इसके बाद जो हम लोगों ने अभी ये भूरूप देखे, गुम्फित गिरिपात, कुंभगर्त, जलप्रपात, व्यागर की घाटी, गंभीर खड़, ये नदी का खनन कार्य या नदी के खनन कार्य से बने ये भूरूप है। खनन कार्य से बने अलग भूरूप है और वहन और निक्षेपण कार्य से बने अलग अलग भूरूप है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नदी का वहन और निक्षेपण कार्य। नदी पर्वतीय प्रदेश से कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है ना। नदी पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर ऊंचाई ढलान वाले प्रदेश में बहती है। पर्वत तलहटी ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी में जल और मिट्टी का निक्षेपण होता है। पर्वत तलहटी जहाँ पर उसकी ढलान कम हो जाती है, वहाँ पर जल और मिट्टी का निक्षेपण ज़्यादा होता है। उसे त्रिभुजाकार क्षेत्र यानी डेल्टा में होने वाले इस निक्षेपण से पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं। पंखाकृति मैदान मतलब जैसे कि बड़े पहाड़ों से कोई नदी पानी नीचे आ जाता है, बाद में वो नीचे ढलान कम हो गया, वहाँ पर जो पानी खाली पानी नहीं चलता है, पानी अपनी मिट्टी लेकर साथ लेकर चलता है। जहाँ पर गति कम हुई वहाँ पर उसको छोड़ देता है। पानी पानी की प्रवाह गति जहाँ पर कम हुई उसे छोड़ दे। कहाँ पर कम होती है फिर ढलान मंद हो वहाँ पर उसको छोड़ देता है और वहाँ पर पंखाकृति मैदान जैसे भूरूप तैयार होते हैं। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है। मंद ढलानों के कारण नदी की गति कम होती है और नदी की वहन क्षमता कम होने से वो मंद गति से बहने लगती है। जैसे उत्तर पर्वतीय प्रदेश में या हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो नदी का जिन नदियों का उद्गम हुआ है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और वो मंद गति से बहती है। छोटी छोटी रुकावटों से भी मुड़ते हुए नदी का प्रवाह आगे जाता है। समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और किनारी प्रदेशों में संचित होती है। नदी में स्थित जलोढ़ के संचयन के लिए नदी की लंबाई, जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जलोढ़ का संचयन होने से नदी पात्र के आसपास बाढ़ तट, बाढ़ मैदान, त्रिभुज यानी डेल्टा प्रदेश आदि भूरूप तैयार होते हैं। नदी के वहन और निक्षेपण कार्य से बने भूरूप, ये देखिए ये है नदी के वहन और निक्षेपण कार्य से बने भूरूप। नदी के सर्पाकार मोड़ है, बाढ़ तट, बाढ़ के मैदान, डेल्टा प्रदेश और पंखाकृति मैदान। और नालाकृति झील भी है इसमें इसमें है नदी के सर्पाकार मोड़ जो है इसमें नालाकृति झील भी है। देखिए नदी के सर्पाकार मोड़। नदी प्रवाह में कठिन चट्टान आए तो नदी अपना मार्ग बदल देती है और जहाँ ढलान मिले वहाँ नदी प्रवाह बन जाता है। जहाँ पर ढलान मिले वहाँ पर नदी प्रवाह बन जाता है। इस प्रकार नदी के सर्पाकार मोड़ बनते हैं। कठिन चट्टान आया बीच में तो नदी अपना प्रवाह बदल देती है, जहाँ पर ढलान मिले वहाँ पर वो चल देती है अपना। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया कि नालाकृति झील किस प्रकार बनता है, ये जो नीचे चित्र आप देख रहे हैं ये
नदी के सर्पाकार मोड़ है वो आगे का जो सी आकर ऐसा गोल घुमट गया है, बीच में वो नदी अभी वहां से कट हो जाएगी। कट होने के बाद आगे वाला जो भाग है वैसे रहेगा, उसे बोलते हैं नालाकृति झील। नदी के सर्पाकार मोड़ और नालाकृति झील। बाढ़ तट, ये बाढ़ तट काप के नियमित संचयन के कारण नदी के दोनों तट पर ऊंचाई आ जाती है। काप के नियमित संचयन के कारण नदी के दोनों तट पर ऊंचाई आ जाती है, उसे बाढ़ तट कहा जाता है। बाढ़ तट और बाढ़ के मैदान, ये देखिए ये वाला, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये काप के नियमित संचयन के कारण नदी के दोनों तट पर ऊंचाई आ जाती है। नियमित संचयन के कारण दोनों किनारा ऊपर ऊपर दिख रहा है और वहां पर ऊंचाई दिख रही है, इस प्रकार बाढ़ तट इसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद बाढ़ के मैदान है। बाढ़ के कारण नदी का पानी नदी पात्र छोड़ के बाहर चला जाता है, काप का वहां पर संचय हो जाता है, इस प्रकार बाढ़ मैदान बन जाते हैं। मतलब साइड में, जैसे कि ज़्यादा बारिश हो गई उसके कारण भी नदी प्रवाह से पानी बाहर निकल जाता है, और वो खाली पानी नहीं जाता है, ज़्यादा बारिश के कारण तो और ज़्यादा वो मिट्टी अपने लिए पानी क्या करता है, ज़्यादा मिट्टी अपने साथ लेकर चलता है, ज़्यादा बारिश हुई तो, है ना। जैसे कि बाढ़ के कारण बाढ़ ज़्यादा हुई तो क्या करते, पानी नदी प्रवाह अपना छोड़कर बाहर चला जाता है, अपने साथ वो मिट्टी भी लेकर जाता है, और जैसे कम कम होते आएगा तो वो और अंदर आने लगता है नदी प्रवाह के अंदर। लेकिन क्या होता है कि वो पानी उसकी जो गति होती है, उसकी जो तेजी होती है वो मंद हो जाती है, और वहाँ पर ही मिट्टी छोड़ देता है। तो इस प्रकार बाढ़ के मैदान, मतलब साइड किनारों पर सब बाढ़ के मैदान ही मैदान है, इस प्रकार मैदान बनते हैं। इसके बाद पंखाकृति मैदान, शुरू में ही बताया था और वीडियो में भी देखा, पंखाकृति मैदान किस प्रकार बनते हैं। जब तीव्र ढलान से जल प्रवाह बहता है तो उसकी गति तेज होती है, जहाँ पर ढलान कम हो जाता है तो वहाँ पर जल प्रवाह अपने साथ लाई गई मिट्टी कंकड़ वहाँ छोड़ देता है, वहाँ पंखाकृति मैदान तैयार होता है। तीव्र ढलान पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के भूरूप मतलब दिखाई देते हैं। पर्वतीय प्रदेश में क्या होता है कि बारिश होने के बाद जैसे नदी का प्रवाह शुरू होता है, उसकी तेजी, पर्वतीय प्रदेश है तो तीव्र ढलान होने के कारण उसकी तेजी ज़्यादा होती है। जैसे नीचे ढलान मंद हो गई, वहाँ पर उसकी पानी प्रवाह की जो तेजी है वो कम हो जाती है, और अपने साथ लाई गई कंकड़ या मिट्टी वहाँ पर छोड़ देता है। वहाँ पर इस प्रकार के पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं या बनते हैं। जब तीव्र ढलान से जल प्रवाह बहता है तो उसकी गति तेज होती है, जहाँ पर ढलान कम हो जाता है तो वहाँ पर जल प्रवाह अपने साथ लाई गई मिट्टी कंकड़ वहाँ छोड़ देता है, वहाँ पंखाकृति मैदान तैयार होता है। इस प्रकार ये पंखाकृति मैदान, ठीक है। ये पंखाकृति मैदान है। अभी यहाँ पर बाद में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। पंखाकृति मैदान, इसके बाद डेल्टा प्रदेश, ये भी एक महत्वपूर्ण भूरूप है। डेल्टा प्रदेश किस प्रकार बनता है, जैसे कि वीडियो में भी दिखाया था, मैं भी बता रहा हूँ। डेल्टा प्रदेश जो है, जैसे कि हमारे भारत देश के पश्चिम किनारा जो है, पश्चिम किनारे पर डेल्टा इस प्रकार के डेल्टा प्रदेश दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है वह तीव्र ढलान की है, और इन नदियों की, और ये जो नदियों का उद्गम यहाँ पर हुआ है उनकी जो लंबाई है वो बहुत ही कम है, और इतनी ज़्यादा बड़ी भी ये नदियाँ नहीं है। इसके कारण यहाँ पर आप लोगों को खाड़ी दिखाई देगी। खाड़ी मतलब ये जो नदियाँ हैं जहाँ पर समुद्र को जाकर मिलती है उसे खाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के डेल्टा प्रदेश या त्रिभुज प्रदेश नहीं देखने को मिलेंगे। इन नदियों की लंबाई भी कम है, और अपने साथ जो भी कंकड़ मिट्टी लेकर चलता है पानी, तो यहाँ पर वो भी कम है, क्योंकि इनकी लंबाई कम है। नदियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, बारिश का पानी, और ये नदियाँ जो है ये 6 माही नदियाँ बोलेंगे हम लोग इसको, मतलब
बारमाही नहीं है। जैसे कि भारत के उत्तर में जिन जिन नदियों का उद्गम हुआ है वो बारमासी नदियां हैं। बारमासी यानी 12 महीने बहने वाली नदियां। तो आप लोग बोलेंगे सर 12 महीने कैसे नदी में? तो जैसे कि वर्षा ऋतु में बारिश का पानी, और वहाँ पर भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिम यानी वहाँ पर जैसे कि अभी ठंडी का मौसम शुरू हुआ तो वहाँ पर बर्फ गिरता है, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान बनते हैं। वैसे उन नदियों में मई महीने में भी उन नदियों को बाढ़ आती है। मतलब वहाँ पर जो बर्फ है वो ज़्यादा तपने के कारण वहाँ पर उन नदियों में बाढ़ आती है, इसलिए वो बारहमासी नदियाँ हैं। और जो भारत के पश्चिम किनारा जो है, कोकण जो बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर बारहमासी नदियाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाली ये जो नदियाँ है खाली वर्षा ऋतु के ऊपर ही या बारिश के ऊपर ही निर्भर है। बारिश गिरेगी तभी ये नदियाँ बहती है, नहीं तो वो सूख जाती है बाद में। मई में तो सूख जाती है नदियाँ, पानी नहीं रहता है। ठीक है। और डेल्टा प्रदेश, नदी समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और किनारी प्रदेशों में संचित होती है। इस प्रकार डेल्टा प्रदेश तैयार होता है। इस प्रकार नदी समुद्र के पास पहुंचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और किनारे प्रदेशों में संचित होती है। इस प्रकार डेल्टा प्रदेश तैयार होते हैं। ये डेल्टा प्रदेश इस प्रकार तैयार होते हैं। ये देखिए, ये जो आप लोग देख गोदावरी नदी है जिसका उद्गम हमारे महाराष्ट्र में ही हुआ है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में, और बंगाल के उपसागर में जाकर मिलती है। ये नदी, इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसको गंगा भी बोलते हैं, गंगा। इस प्रकार डेल्टा प्रदेश में मतलब जो मुख होता है मिलन का, सागर में जाकर समुद्र में जाकर जहाँ पर मिलती है, उसका मुख जो होता है वहाँ पर जो पानी की गति होती है बहुत ही मंद होती है। वहाँ पर सब जलोढ़ मिट्टी छोड़ देती है पानी, और समुद्र में जाकर मिलती है। वहाँ पर इस प्रकार का डेल्टा प्रदेश तैयार होता है। ठीक है। तो जो हम लोगों ने अभी भूरूप देखे, खनन कार्य से बने भूरूप, और वह बने भूरूप एक बार हम लोग रिमाइंड करेंगे, वापस एक बार ये करेंगे, और फिर कुछ प्रश्न पूछूंगा, बहुत ही आसान रहेंगे वो भी। नदी के खनन कार्य से, क्योंकि समझ लो इसको अच्छे से बने भूरूप, उसमें गंभीर कुमगर्त नदी नदी के तीव्र खनन कार्य से नदी दोनों तीव्र ढलान की हो जाती है। नदी उस को इस प्रकार की दोनों की घाटी आकार की ग्रंथ आकार की घाटी, जैसे कि हिमालय पर मतलब तेज
जो होती है रफ्तार जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके कारण वहाँ पर मिलेंगी वी आकार की घाटी। एक गुम्फित गिरिपाद है। नहीं आ रही थी। हेलो, क्या बोल रहे थे? हाँ ठीक है। कुमगर्त बहते पानी में से किसी जगह पानी चक्राकार गति से घूमता है, वहाँ पर कुछ छिद्र तैयार होते हैं, उसे कुमगर्त कहते हैं। चक्राकार गति जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार कुमगर्त ज़्यादा देखने को मिलेगा। चक्राकार गति से घूमना पानी यानी पानी खाली पानी नहीं घूमता है, पानी अपने साथ मिट्टी और कंकड़ मिट्टी मिट्टी कंकड़ ये अपने साथ लेकर इस प्रकार घूमता है कि नीचे चट्टानों के वहाँ पर क्या छिद्र तैयार होते हैं, उसे कुमगर्त कहते हैं। गुम्फित गिरिपाद गुम्फित गिरिपाद नदी प्रवाह के दोनों बाजुओं में पहाड़ की श्रृंखलाएं हो तो उसे गुम्फित गिरिपाद तैयार होता है। नदी प्रवाह के दोनों बाजुओं में पहाड़ की श्रृंखलाएं हो तो गुम्फित गिरिपाद तैयार होता है। मैंने ये वाला ये गुम्फित गिरिपाद है, देखिए पहाड़ियाँ आगे पीछे दिखाई देगी, इसे हम लोग गुम्फित गिरिपाद कहेंगे। ये पहाड़ियाँ आगे पीछे इस प्रकार है, ठीक है। गुम्फित गिरिपाद। इसके बाद नदी का वन और निक्षेपण कार्य से बने भूरूप ये देखेंगे। नदी के वन और निक्षेपण कार्य से बने भूरूप नदी के सर्पाकार मोड़ या नालाकृति झील इससे भी बनता है, यहाँ पर नहीं मैंने बताया है, ये भी एक भूरूप है, नालाकृति झील करके। बाढ़ तट है, बाढ़ के मैदान है, डेल्टा प्रदेश है और पंखाकृति मैदान है। ये नदी के वहन और निक्षेपण कार्य से बने भूरूप है। नदी के सर्पाकार मोड़ पहला जो है भूरूप, वन और निक्षेपण से बना भूरूप पहला। नदी प्रवाह में कठिन चट्टान आए तो नदी अपना मार्ग बदल देती है और जहाँ ढलान मिले वहाँ नदी प्रवाह बन जाता है। इस प्रकार जैसे कि बीच में ही कठिन चट्टान आया तो नदी अपना जो रास्ता है जो अपना प्रवाह है उसको बदल देती है। और नालाकृति झील यानी सी आकार का, देखिए आगे ऐसा गोल ऐसा हुआ है, जैसे यहाँ पर नदी एक साथ हो जाएगी तो वहाँ पर ये नदी का पानी नहीं जाएगा और इस प्रकार सी आकार का वो नालाकृति झील बनेगा, वो ऐसे रहेगा। तो नालाकृति झील ये भी एक भूरूप है। इस प्रकार बाढ़ तट बाढ़ तट यानी काप के नियमित संचयन के कारण नदी के दोनों तट पर ऊंचाई आ जाती है, उसे बाढ़ तट कहा जाता है। काप के नियमित संचयन के कारण नदी के दोनों तट पर इस प्रकार ऊंचाई आ जाती है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है बाढ़ के मैदान बाढ़ के कारण नदी का पानी नदी पात्र छोड़ के बाहर चला जाता है, काप का वहाँ पर संचय हो जाता है। इस प्रकार बाढ़ मैदान बनते हैं। इसका पहले भी मैंने बताया था, जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है ना, बारिश के कारण बाढ़ आती है नदियों में। हाँ, तो बाढ़ आने आने से क्या होता है कि नदी प्रवाह अपना पानी जो है नदी प्रवाह छोड़ के बाहर चला जाता है। ज़्यादा बारिश के कारण बाहर वो खाली पानी थोड़ी जाता है, उसके साथ मिट्टी भी जाती है। जैसे ही बाढ़ कम कम होती जाएगी वैसे वो जो पानी मिट्टी अपने साथ लेकर गया है मिट्टी वही वही छोड़कर पानी अपने प्रवाह में चला आएगा और इस प्रकार के नदी किनारों पर इस प्रकार के बाढ़ के मैदान तैयार होते हैं, बनते हैं, ठीक है।
वह पंखाकृति इस प्रकार पंखाकृति मैदान जैसे कि ज़्यादा करके नदियों का उद्गम पर्वतीय श्रेणी में ही होता है, जहाँ पर तीव्र ढलान होता है। वहाँ पर जो प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह, उसकी तेज़ी ज़्यादा होती है, उसकी गति रहती है। और जैसे मंद ढलान आए तो वहाँ पर उसकी पानी प्रवाह की गति जो है मंद हो जाती है और पानी अपने साथ लाई गई मिट्टी कंकड़ वहाँ छोड़ देता है और इस प्रकार वहाँ पर पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं। ये देखिए पंखाकृति मैदान, जैसे कि ये पहाड़ है ऊपर का, जैसे नीचे देखिए जहाँ पर ढलान जो है वो मंद हो गया, वहाँ पर मिट्टी छोड़ देना, वहाँ पर इस प्रकार पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं। ठीक है। डेल्टा प्रदेश, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने बताई है, इसके पहले भी वीडियो भी दिखाए हैं। डेल्टा प्रदेश खास करके हमारे भारत देश में गंगा नदी और गोदावरी नदी के मुहाने पर दिखाई देगा, जहाँ पर वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, वहाँ पर इस प्रकार डेल्टा प्रदेश दिखाई देगा। डेल्टा यानी त्रिभुज प्रदेश। भारत के कोंकण यानी भारत के पश्चिम में इस प्रकार का डेल्टा प्रदेश या त्रिभुज प्रदेश नहीं बनता है। वो इसलिए क्योंकि जिन जिन नदियों का उद्गम भारत देश के पश्चिम में हुआ है, पश्चिमी घाट जो बोलते हैं इसको, वहाँ पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई है और जिन नदियों का उद्गम वहाँ पर हुआ है, पर्वत श्रेणियों में हुआ है, उनकी लंबाई बहुत ही कम है। लंबाई कम होने के कारण कंकड़ या जलोढ़ मिट्टी का उसमें प्रमाण जो है वो बहुत ही कम होता है और जहाँ पर वो समुद्र में जाकर मिलती है उसे यहाँ पर खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी यानी समुद्र का पानी जहाँ पर मिलती है ये नदियाँ, वहाँ पर इस प्रकार खाड़ी बनती है। और ये डेल्टा प्रदेश जो है गोदावरी नदी का और गंगा नदी का, वो उनकी लंबाई भी ज़्यादा है। जैसे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में ही उसका उद्गम हुआ है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में यहाँ पर, और गंगा नदी का गंगोत्री में हिमालय पर्वत श्रृंखला में, तो उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और नदियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है। अपने साथ मिट्टी कंकड़ भी वो अपने ज़्यादा लेकर चलती है। जहाँ पर मंद ढलन हो जाता है वहाँ पर वो छोड़ देना, और जहाँ पर जैसे कि इन नदियों का मिलन कहाँ समुद्र में हुआ है, तो वहाँ पर मिलने के पहले ही उनका जो गति होती है प्रवाह की वो बहुत ही मंद होती है, तो सब मिट्टी वहाँ पर छोड़ देना और समुद्र में मिलना, वहाँ पर इस प्रकार के डेल्टा प्रदेश तैयार होते हैं। नदी समुद्र के पास पहुँचने तक पाट अधिक चौड़ा होता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नदी की जलोढ़ मिट्टी उसके पात्र में और किनारी प्रदेशों में संचित होती है। इस प्रकार डेल्टा प्रदेश तैयार होता है। ये देखिए इस प्रकार डेल्टा प्रदेश। ठीक है, ठीक है, चलो। इस प्रकार हम लोगों ने अभी जो जानकारी ली उसमें का कार्य और नदी का खनन कार्य, नदी का वन और निक्षेपण कार्य, उनसे जो ने जानकारी ली। कुछ प्रश्न रहेंगे तो पूछ। शिनबाज खान। सर हेलो। पंखाकृति में कैसे होते हैं? आप
सर पंखाकृति में यान कैसे तैयार होते हैं? आप आप क्या करते हैं? हेलो। हेलो। हेलो सर। सर सारणी और नॉन में सर क्या अंतर है? हेलो। सर सारणी और नॉन। हाँ सर। सर हेलो। सारणी और नॉन में सर क्या अंतर है? किसमें क्या अंतर है? आवाज नहीं आ रही बच्चा। सारणी और सारिणी और नॉन में सर नहर क्या में। अंतर है? हाँ सर। हाँ सारिणी यानी, हाँ सारिणी यानी झरना। छोटा झरना जो होता है उसको सारिणी बोलेंगे। गांव में छोटे छोटे झरने होते हैं ना, वो सारिणी है। तो सारिणी एक साथ मिलके जो नहर, नहर बोलते हैं उसको, एक साथ होकर नहर बनता है उससे। छोटा रूप है। देखिए यहाँ पर इतना समझना है, नदी का छोटा छोटा रूप जो है नाला है, नाले का छोटा रूप नहर है, और नहर का छोटा रूप सारिणी है। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। और प्रिया, सुमित यादव, प्रिया शाह। हाँ पूछो बच्चा। नहीं आवाज रही है। हेलो। सर मेरा पूछना है कि पंखाकृति मैदान कैसे तैयार हुए? पंखाकृति मैदान, पंखाकृति मैदान ये निक्षेपण के कारण, निक्षेपण यानी संचयन, संचयन के कारण तैयार हुआ है पंखाकृति मैदान। संचयन के कारण। ठीक है। सरकार। हेलो। जाता हूँ मैं। को बोल दे चुप रहने के लिए।